अच्छा, हाँ ठीक है। So this informed consent process, and this is a very important aspect of clinical trial. Okay, ये बहुत ही important aspect होता है. So what is informed consent? We have already discussed also definition, but now in detail we will complete. A process by which the subject voluntarily confirm his or her willingness to participate in a particular trial after having been informed all the aspects of the trial that are relevant to the subject decision to participate. Okay, so ये informed consent क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो सब्जेक्ट है, जो क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले ह्यूमन बीइंग हैं, उनका वॉलेंट्री वो कंफर्म करते हैं दैट दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट और नॉट. ठीक है, वो वॉलेंट्री कंफर्म करेंगे कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, जो भी आफ्टर लिसनिंग और आफ्टर मतलब जो भी ट्रायल से रिलेटेड सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सब जानने के बाद वो हमें कंफर्म करते हैं कि दैट दे वांट टू पार्टिसिपेट. ओके, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फॉर्म कंसेंट. वाइल और जब हम इसी चीज को रिटन उसमें ले लेते हैं, रिटन और साइन एंड डेट मतलब डेटेड फॉर्म में जब एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले लेते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म. ओके, सो इन्फॉर्म कंसेंट क्या है? एक प्रोसेस है. एंड इन्फॉर्म कंसेंट जो होता है वो फाइनली हम ऑब्टेन करते हैं ना ए डॉक्यूमेंट बाय मीन ऑफ रिटन साइन एंड डेटेड बाय द कंसेंट फॉर्म, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल होगा, जो आपका जो ट्रायल सब्जेक्ट है वो उसमें साइन करेगा. जो भी इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है उसमें सारा जो डिटेल होता है रिलेटेड टू द क्लिनिकल ट्रायल लिखा होता है. एवरीथिंग इज रिटन. ठीक है, उसमें इंडिविजुअल साइन करेगा. इफ ही इज एग्री, ही और शी इज एग्री, देन डेट के साथ 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 में जो आपका इन्वेस्टिगेटर है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है इन्फॉर्म कंसेंट का, वो भी उसमें साइन करेगा. ओके, then what's the goal? The goal of the informed consent process is to provide people with sufficient information so that they can make informed choice about whether to being or continue participation in clinical research. Okay, so जो इनका इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस का क्या गोल क्या होता है? मतलब जो जो इंडिविजुअल है उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देना, पूरा इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो अपना चॉइस अपनी चॉइस कर सकें कि उनको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, या फिर उनको इन बिटवीन. ये जो इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में ही सिर्फ ले लेते हैं, एक बार हमने ले लिया और फिर वो ट्रायल मतलब ट्रायल सब्जेक्ट है उस वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता बेटा. तो ये जो ट्रायल सब्जेक्ट है, अगर बीच में भी कोई प्रोसीजर में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ रिविजन्स होता है, कुछ अगर मतलब सपोज कुछ एडिशनल एडिशन हो रहा है, तो उस केस में भी आपको इन बिटवीन मतलब ट्रायल के बीच में भी वो जो रिवाइज कंसर्न फॉर्म है वो भी देना होता है. उस टाइम भी उनकी जो विलिंगनेस है या उनके एक्सेप्टेंस जरूरी है. अगर सपोज कोई आप प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें सपोज आया कि अभी आपको इसमें चेंजेस करने हैं या फिर आपको एडिशनल और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? फिर आपको नया कंसेंट फॉर्म, रिवाइज कंसेंट फॉर्म बनाना होगा और उसको फिर से जो इंडिविजुअल है, ट्रायल सब्जेक्ट है या फिर जो ऑथराइज पर्सन है, उसका लीगल ऑथराइज पर्सन है, उनसे ड्यूली साइन कराना होगा. ठीक है, सो उस टाइम भी वो डिनाई या कर सकते हैं, देयर चॉइस. ओके, सो दिस इज इन प्रोसेस. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ना कि एक बार हम like that. So as I told,
इसमें क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सारा इंफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल जो वॉलेंटियर्स हैं, जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको बिठाकर आराम से समझाया जाता है। रिटन के साथ साथ ओरल उन्हें समझाया, रिटन तो दिया ही जाएगा, साथ साथ में ओरली सारे जो सारे एस्पेक्ट्स हैं क्लिनिकल ट्रायल के, वो बताए जाते हैं। ओके, वो बताए जाएंगे। फिर वो जो इंडिविजुअल है वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम थिंग इट इज रिटन। इंफॉर्मेशन प्रोविजन एंड शेयरिंग बाय रिसर्च टीम, जो रिसर्च टीम होगी वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, प्रोवाइड करेगी। देन डिस्कशन एंड इंटरेक्शन विद द रिसर्चर एंड पोटेंशियल पार्टिसिपेंट, फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके बीच में डिस्कशन होगा, मतलब किसी क्वेरी, कैसी भी क्वेरी वो पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दी क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, तो डिस्कशन होगा। एंड देन ट्रू अंडरस्टैंडिंग, इफ जो इंडिविजुअल है या लीगल, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो पार्टिसिपेंट है वो खुद अगर नहीं ज़्यादा एजुकेटेड है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी समझ आ गया, या फिर आप फैमिली मेम्बर्स को भी ला सकते हैं। तो उनको जब वो अच्छे से समझ लेते हैं, देन दे एक्सेप्ट और रिजेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस। तो आइदर वो एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। इफ एक्सेप्टेड, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दैट okay, we are going to participate or I am going to participate, then agreement to the participant, फिर agreement साइन होता है, दैट एग्रीमेंट इज द दैट फॉर्म, इनफॉर्म कंसेंट फॉर्म, उसमें साइन होगा। ओके, एंड फिर उस जो पेशेंट है उसको फॉलो अप करना है। ओके, भाई अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द प्रोसेस ऑफ कंसेंट, क्या प्रोसेस होता है कंसेंट का? चूज द राइट एनवायरमेंट एंड लोकेशन टू ऑब्टेन कंसेंट। ठीक है, राइट एनवायरमेंट चूज करेंगे और लोकेशन चूज करेंगे कंसेंट के लिए। ठीक है, इन्वॉल्व मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल इफ नेसेसरी। अगर सपोज कोई क्लिनिकल ट्रायल है, उसमें जो इन्वेस्टिगेटर है या जो रिसर्च टीम है, जो आप कंसर्न, जो इंडिविजुअल्स को, जो सब्जेक्ट को समझाने वाली है, उसके अलावा भी अगर कोई स्पेशल पर्सन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल अलग से भी ज़रूरत पड़े तो उसको बुलाया जा सकता है। सपोज कोई क्लिनिकल ट्रायल है वो डायबिटिक के बेस पे हो रही है, तो आप एक डायबिटिक जो स्पेशलिस्ट पर्सन है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो डॉक्टर्स को आप स्पेशली इनवाइट कर सकते हैं उस कंसर्न प्रोसेस में। ओके, देन इंक्लूड फैमिली मेंबर इन द प्रोसेस एज वारंटेड। ठीक है, सो उनके फैमिली मेंबर्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट वो एक तरह से वारंटेड की तरह काम करें। ओके, देन एंश्योर दैट द सब्जेक्ट टू लीगल अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉम्पिटेंट। ठीक है, आपको ये एंश्योर करना है कि जो भी जो सब्जेक्ट है, जो इंडिविजुअल है, वो खुद या तो फिर जो उसके साथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया है, तो वो मतलब जो आप चीज़ कहना चाह रहे हैं वो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो मतलब उस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। ओके, then ensure that the subject or legal representative has sufficient understanding। same thing I told, उसको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, वो समझ पाएगा कि नहीं। ठीक है, then they continue the process of consent throughout the study। as I told कि जो consent process है वो आपको स्टार्टिंग के में ही नहीं, आपको पूरा टाइम उसको थ्रू आउट दी स्टडी इन्फॉर्म करना होता है, जो आपके जो सब्जेक्ट है उसको, या फिर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको, उनको थ्रू आउट द प्रोसेस उनको डिटेल बताना होता है रिलेटेड टू द क्लिनिकल रिसर्च। ओके, देन बिफोर मतलब प्लानिंग, क्या प्लान ऑफ द कंसेंट प्रोसेस, मतलब जैसे आप कंसेंट प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले आप क्या क्या प्लान कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई ऑब्स्टिकल्स टू पार्टिसिपेंट इन द स्टडी एंड वे टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। मतलब आप जो स्टडी है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके उनके वो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं उनके लिए। ठीक है, और उनको उनको हटाने के उन वे तरीके आपको भी बता आइडेंटिफाई करके रखना है। देन आइडेंटिफाई वर्ड्स सब्जेक्ट में
नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसे वर्ड्स भी आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि सब्जेक्ट को हो सका ना समझ आए। ओके, तो इन सब चीजों को आपको पहले वो कंसेंट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें ध्यान में रखना है। ओके, उनको प्रिपेयर करना है एक तरह से। देन कंपाइल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, किस किस की टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लिस्ट भी आपको एक प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। देन डिसाइड हु विल डू कंसेंट डिस्कशन, ठीक है, जो रिसर्च टीम है उनमें से आप कौन करने वाला है या कितने लोग करने वाले हैं, ये सब भी आपस में डिस्कशन हो जाता है। देन डिसाइड वेयर कंसेंट डिस्कशन विल बी हेल्ड, एज आई टू एक एनवायरनमेंट, सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो कंसेंट डिस्कशन हम कहाँ करने वाले हैं ये भी डिसाइड करेंगे। ओके, देन प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम टू एक्सप्लेन स्टडी टू द सब्जेक्ट, ठीक है, आपको सफिशिएंट टाइम देना है सब्जेक्ट को समझाने के लिए। ओके, देन प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम फॉर सब्जेक्ट टू रीड एंड कंसिडर एंड फॉर क्वेश्चन टू बी आंसर, ठीक है, आपको एडिक्वेट, पहले आपको एडिक्वेट टाइम देना है समझाने के लिए, सफिशिएंट टाइम देना है, देन सफिशिएंट टाइम उनको भी, पेशेंट को देना है कि वो फिर से पढ़ें या कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, या स्टडी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है उनको, तो उनको आपको सफिशिएंट टाइम देना है कि वो उसको अच्छे से पढ़ लें, जो आपका इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बारे में समझ लें, ट्रायल के बारे में समझ लें, या उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है उनके मन में क्वेश्चन होंगे ना कि कब करना है, क्या करना है, कैसे प्रोसीजर करोगे, ये सारे आप वो उनसे क्वेश्चन जो पूछेंगे आपको उन्हें आंसर करना है। ओके, ठीक है, सो ये प्लान है। देन देन जब आप ये इन्फॉर्म कंसेंट बनाएंगे तो इट शुड बी, द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म शुड बी अडेयर टू जीसीपी, जो जीसीपी है, जो गाइडलाइंस है और जो इथिकल प्रिंसिपल है उनसे क्या है आपकी कंपाइल, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है, इथिकल गाइडलाइंस और जो जीसीपी है उसके अकॉर्डिंग ही अपना फ्रेम करना है। देन प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ ट्रायल, ट्रायल से पहले उसको आपको इन्वेस्टिगेटर जो होगा उससे क्या है आईआरबी या आईईसी से अप्रूव भी कराना है। ओके, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म को अप्रूव कराना है, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड कि जो आपको रिटन इन्फॉर्म कंसेंट है या अदर इंफॉर्मेशन है जो आपको इन बिटवीन कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अगर वो वो भी आपको इन थ्रू आउट दी प्रोसेस या कुछ चेंज हुए हैं थ्रू आउट दी प्रोसेस, आपको सब्जेक्ट को बताना है या सब्जेक्ट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी बताना है। ओके, तो उसको उस केस में आपको रिवाइज्ड देना पड़ता है, रिवाइज कंसेंट फॉर्म देना होगा। ओके, देन नाइदर द इन्वेस्टिगेटर नॉर द ट्रायल स्टाफ शुड इन्फ्लुएंस द सब्जेक्ट टू पार्टिसिपेट, ठीक है, आप जो एज ए इन्वेस्टिगेटर और कोई भी ट्रायल स्टाफ है, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो स्टाफ है, किसी भी मतलब सब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मतलब कि उसको आपको बढ़ चढ़ के नहीं बताना है। सपोज आप किसी कैंसर से रिलेटेड कर रहे हो तो आपको ऐसे नहीं बताना है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए उस चीज़ से, ठीक है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो ही इंफॉर्मेशन उनको देनी है। ओके, सो द staff should both the neither the investigator nor the trial staff should influence a subject to participate, ठीक है, किसी को भी influence नहीं करना है fake information देकर। ओके, and none of the oral and written information concerning the trial including written informed consent should contain any language that cause the subject or the legal सब्जेक्ट लीगल एक्सेप्टेबल रिसेंट टू वेव, मतलब आपको कोई भी ऐसी लैंग्वेज या फिर कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है इस कंसेंट फॉर्म में कि उसको वेव ऑफ, मतलब जो सब्जेक्ट है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है, सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, वो वेव ऑफ हो जाए, ठीक है, मतलब वो आपकी तरफ मतलब कि कोई उसकी तरफ झुकाव हो जाए स्टडी के लिए, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा आपको उस फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है, कि जिसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इन्फ्लुएंस हो जाए ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके,
then the investigator or the person designated by investigator should fully inform the subject. If the subject is unable to provide informed consent, the subject legal acceptable representative of all the this should be including the written information and the approval or favorable opinion of the IRB. ठीक है. So as same thing it is written, आपको पूरी चीजें पूरा इन्फॉर्म कंसेंट सारा जो रिलेटेड टू ट्रायल है वो आपको पूरा इंक्लूड करना है और आईआरबी से या आईईसी से उसका उससे पहले एक्सेप्टेड होना चाहिए. ठीक है. देन जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ओरली समझाने के लिए, ट्रायल को बताने के लिए, ट्रायल की इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर जो रिटर्न आप दे रहे हैं इन्फॉर्म कंसेंट, वो आपकी सिंपल हो और डिटेल में लिखा हुआ हो, सिंपल एंड डिटेल हो. ठीक है. ताकि सो दैट द इंडिविजुअल जो आपका जो सब्जेक्ट है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सब्जेक्ट का, वो उसे इजीली समझ पाए. ठीक है. तो द लैंग्वेज should be simple and the procedure, the written information should be in detail. Okay, समझ आ गया बेटा. Then before the informed consent may be obtained, the investigator or a person designated by investigator should provide the subject or the subject legal acceptable representative ample time. ठीक है. सेम आपको वही सेम थिंग इट इज रिटन दैट एम्पल आपको बहुत समझाना है पहले. जो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो रिसर्च टीम का पर्सन है, जो कंसर्न को डिस्कस कर रहा है, उसे अच्छे से एम्पल ऑफ टाइम देके उसे समझाना है एंड देन एम्पल ऑफ सफिशिएंट टाइम देना है उनको ट्रायल्स को टू एनक्वायर अबाउट द ट्रायल्स. ठीक है. उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए ट्रायल्स को सफिशिएंट टाइम देना है. ठीक है. और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और कैसे भी क्वेश्चन वो पूछते हैं तो उससे रिलेटेड आपको आंसर भी करना है. ओके. देन प्रायर टू सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन इन द ट्रायल, रिटन informed consent should be signed personally, dated by the subject or the subject legal representative. ठीक है. सो जब भी आप अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उस रिटन इन्फॉर्म कंसेंट में सब्जेक्ट या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ही, मतलब दोनों सॉरी, सब्जेक्ट और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर सब्जेक्ट खुद एबल नहीं है, वो साइन नहीं करता, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइन करेंगे, डेट करेंगे, और उसके साथ साथ इन दोनों के बाद जो इन्फॉर्म कंसेंट डिस्कस कर रहा होगा पर्सन, वो भी साइन करेगा. ओके. सो तीनों लोग, सॉरी तीनों नहीं, दो लोग साइन करेंगे विथ डेट के साथ. ओके. एंड if the subject is unable to read, or if a legal acceptable representative is unable to read, an impartial witness should be present during the entire process. ठीक है. So अगर जो इंडिविजुअल है, जो सब्जेक्ट है, वो खुद नहीं पढ़ सकता, या फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लेकर आया है साथ में, वो भी पढ़ नहीं सकता, तो आपको क्या है उसमें एक इम्पार्शियल, मतलब तीसरा पार्टी का तीसरा बंदा लाना है, तीसरा विटनेस लाना है, वो इम्पार्शियल होना चाहिए. एन इम्पार्शियल विटनेस शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द एंटायर कंसर्न प्रोसेस डिस्कशन. ठीक है. तो पूरे प्रोसेस के टाइम पे आपको तीसरा रिप्रेजेंटेटिव तीसरा पर्सन लाना है, विटनेस लाना है जो इम्पार्शियल हो. ओके. वो आपका वो बताएगा आपको, मतलब वो दोनों ही साइड में वो नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए दैट पर्सन. ओके. देन next point, both the informed consent discussion and written informed consent form and any other written information to be provided to subject should include following explanation. अब informed consent form में कौन कौन से कंटेंट होता है, क्या क्या उसमें होता है, और साथ साथ में आपको डिस्कशन में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करना है, वो उसकी लिस्ट है. सबसे पहला, द ट्रायल दैट द ट्रायल इन्वॉल्व रिसर्च. सबसे कि मतलब ट्रायल जो ट्रायल आप करने जा रहे हैं वो क्या है, देन उसका पर्पस क्या है,
ठीक है, आप वो क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन द ट्रायल ट्रीटमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम असाइनिंग टू ईच ट्रीटमेंट, ठीक है। तीसरा है आपका कि ट्रायल में क्या ट्रीटमेंट देंगे, और ठीक है, और साथ साथ में आप किसी भी ग्रुप का असाइनमेंट एंड प्रोबेबिलिटी, आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा हो सकते हो। सपोज आपके 3-4 ग्रुप हैं, एक क्लिनिकल ट्रायल चल रही है डायबिटिक की जिसमें 3 ग्रुप्स हैं, तो एक आपका कंट्रोल होगा, सपोज एक आपका प्लेसिबो है और 2 आपके ट्रीटमेंट है सपोज, हाँ। तो आप किसी भी ग्रुप के हिस्सा हो सकते हो रैंडमली। ये हम नहीं बोलेंगे कि आपको सिर्फ कंट्रोल में ही हम डालेंगे, ओके, या फिर हम आपको इसमें ही डालेंगे, ओके। सो ये भी आपको उसमें इन्फॉर्म करना है, और लिखा होता है द ट्रायल ट्रीटमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम असाइनमेंट ऑफ ईच ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आप रैंडमली असाइन हो सकते हो किसी भी ट्रीटमेंट ग्रुप में। फिर फोर्थ है आपका द ट्रायल प्रोसीजर टू बी फॉलोड इंक्लूडिंग ऑल इन्वेसिव प्रोसीजर, ठीक है। तो जो आपका जो ट्रायल होगा इसमें ये भी बताना है आपको, ट्रायल में आपके इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ब्लड विड्रॉ करना, ठीक है। तो इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव सारे प्रोसीजर हो सकते हैं, तो ये भी आपको इन्फॉर्म करना है कि क्या आपका उसमें प्रोसीजर है, ओके, क्या आप प्रोसीजर करने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है द सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सब्जेक्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है, ऐसा नहीं सिर्फ ट्रायल की, उसकी सब्जेक्ट की भी, कि आपको 3-4 डेज में हर 4 डेज में आना है, इतना ब्लड दे, उस टाइम आपका ये ब्लड लिया जाएगा, फिर आपको 6 डेज में आना है, ठीक है। देन आपको ये नहीं खाना या ये नहीं, जो भी उसको मतलब उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को क्या करना है वो आपको इन्फॉर्म करना है, उसमें वो भी उसमें लिखा होता है रिलेटेड टू दी सब क्लिनिकल ट्रायल, कैसा क्लिनिकल ट्रायल है उसके बेस पे ये सब डिसाइड होता है ना, वो सब पहले ही डिजाइन किया जाता है। तो सब्जेक्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसमें मेंशन होगी, ओके। देन दोज एस्पेक्ट ऑफ ट्रायल दैट आर एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल है ट्रायल, वो जो एक्सपेरिमेंटल है वो भी आपको ट्रायल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो भी आपको उसमें मेंशन करना होता है। देन द रीजनेबल और फोर्सेबल रिस्क और इनकन्वीनियंसेस टू द सब्जेक्ट एंड व्हेन एप्लीकेबल टू एन एम्ब्रियो फीटस एंड नर्सिंग इम्पैक्ट, ठीक है। तो आपको मतलब आपको फोर्सिनेबल मतलब क्या क्या रिस्क भी हो सकते हैं, क्या क्या इनकन्वीनियंस हो सकता है सब्जेक्ट को, ठीक है। या तो फिर एम्ब्रियो, सपोज प्रेग्नेंट लेडी पे हो रहा है तो आपके जो एम्ब्रियो है या फीटस है, ठीक है, और अगर नर्सिंग मदर्स हैं तो उनके जो नर्सिंग इन्फेंट को है, तो उनको क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या इनकन्वीनियंस हो सकती है, जो पॉसिबल जो भी चीज़ है वो आपको उसमें मेंशन करनी है, ओके, ठीक है। देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड बेनिफिट, ठीक है। तो आपको जो रिस्क तो बताना ही है, बताना ही है, और साथ साथ में आपको ऑफ कोर्स बेनिफिट भी बताना है, अदरवाइज कौन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो उसके ऐसा नहीं है सिर्फ आपको बेनिफिट बेनिफिट बताना है, रिस्क भी बताना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा है, ये है, जो भी फॉर्सिबल मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रिस्क हो सकते हैं, ओके। देन उसके बाद रीजनेबल एक्सपेक्टेड बेनिफिट, तो उससे आपकी क्या बेनिफिट होगी इस ट्रायल से लेके, तो वो भी उसको मेंशन करना है। व्हेन देयर इज नो इंटेंडेड क्लिनिकल बेनिफिट टू द सब्जेक्ट शुड बी मेड अवेयर टू दिस, ठीक है। और अगर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है क्लिनिकल इंडिविजुअल को उस चीज से, तो वो भी इन्फॉर्म करना है, ठीक है। Then the alternative procedure or of course of treatment that may be available to the subject and their important potential benefit and risk, ठीक है। सो इसके साथ साथ उसमें ये भी मेंशन होगा कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी जो जो आपका जो सब्जेक्ट है उसको कोई अगर कोई बेनिफिट या कुछ रिस्क होता है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर या ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, इसका ये ट्रीटमेंट होगा, इसका ये होगा, सो वो भी उसमें मेंशन होगा, ओके। देन उसके बाद है आपका द कंपनसेशन और द ट्रीटमेंट अवेलेबल टू द सब्जेक्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रायल रिलेटेड इंजरी, अगर ट्रायल रिलेटेड कोई इंजरी होती है, ट्रायल के टाइम कोई रिस्क होता है, तो उस
उससे उससे रिलेटेड क्या कंपनसेशन होगा, क्या कंपनसेशन मिलेगा, या तो फिर क्या ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, वो भी इसमें मेंशन होगा। देन द एंटिसिपेटेड portrayed payment if any to the subject or the participating in the trial। जो भी सब्जेक्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्या पेमेंट दिया जाएगा, ये भी उसमें मेंशन होता है। द एंटिसिपेटेड एक्सपेंस इफ एनी टू द सब्जेक्ट फॉर ट्रायल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रायल। अगर ट्रायल जो पर्सन है जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका कोई अगर एक्सपेंस तो नहीं लग रहा, ये भी उसमें मेंशन होगा। ठीक है, दैट नेक्स्ट है दैट द सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन इन द ट्रायल इज वॉलेंट्री and the subject may refuse to participate or withdraw from the trial at any time without penalty or loss of benefit to which the subject is otherwise entitled। ठीक है, सो उसमें ये भी मेंशन होता है कि आप ट्रायल के बीच में या कभी भी आप वॉलेंट्री ट्रायल से एग्जिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी लूज कोई भी आपको मतलब कोई आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी और कोई भी आपको बेनिफिट कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो पर्सन है जो इंडिविजुअल है सब्जेक्ट है वो कभी भी एग्जिट कर सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है एट एनी टाइम। ठीक है, ये भी उस चीज में मेंशन होगा। ठीक है, next the monitor and the auditor IRB and the regulatory authority will be granted direct access to the subject original medical record for verification of clinical trial procedure or data without violating the confidentiality of the subject। ठीक है, सो जो मॉनिटर है, जो आपका जो इन्वेस्टिगेटर है या जो ऑडिटर है, ठीक है, या फिर IRB IEC है, कि कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो आप जो इंडिविजुअल हैं जो सब्जेक्ट हैं उनके डायरेक्ट उनके रिकॉर्ड्स को क्या है कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर सकते हैं करेंगे क्लिनिकल ट्रायल के लिए विदाउट वायलेटिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब इंडिविजुअल की कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट किए बगैर, उसको छेड़े बगैर वो जो भी पेशेंट जो डेटा जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एक फाइल बनेगी, तो उन फाइल को ये लोग वेरीफाई करेंगे। ओके, द रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, जो भी ये रिकॉर्ड है इनको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ओके, एंड ये भी उसमें मेंशन होगा कि दैट ये रिकॉर्ड जो भी है आपका वो आपका कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ओके, and that the subject or subject legal representative will be informed in timely manner if informed process available that may be relevant to subject willingness to continue participation in the trial। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको टाइमली इन्फॉर्म करेंगे कि जो सब उसमें पार्टिसिपेट मतलब जो इन सब्जेक्ट है वो विलिंगली कंटिन्यू पार्टिसिपेट करना चाहता है कि नहीं, ट्रायल को कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, देन द पर्सन टू contact or further inform regarding the trial and the rights of trial subject, the whom to contact इन द इवेंट ऑफ ट्रायल रिलेटेड इंजरी। अगर ट्रायल रिलेटेड कोई इंजरी होती है तो आपको किस पर्सन से कांटेक्ट करना है, किससे इन्फॉर्म करना है, ठीक है, किसे इन्फॉर्म करना है, ये सब भी आप उसमें इन्फॉर्म उसमें रिटर्न होता है। ओके, देन द फोर्सेबल circumstances and or reason under which the subject participation in the trial may be terminated। ठीक है, तो कुछ ये भी रीजन उसमें लिखे होंगे कि कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं या कुछ रीजंस हो सकते हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिस केस में हम सब्जेक्ट को टर्मिनेट मतलब हम सब्जेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे ट्रायल से पार्टिसिपेट करने में। ओके, मतलब कुछ आपके कुछ आउटकम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम उस सब्जेक्ट को फर्दर ना लें। ओके, तो ये भी आपके लिखे होते हैं टर्म एंड कंडीशन टाइप में। देन द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रायल सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन इन द ट्रायल। सो मतलब उस इंडिविजुअल को कितना टाइम पार्टिसिपेट करना है ट्रायल में, ये भी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन भी लिखा होता है। ओके,
एंड देन द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन्वॉल्व इन द ट्रायल। देन उस फॉर्म में ये भी लिखा होगा कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे ट्रायल में। ओके, टाइम भी लिखा होगा कि आपको कितनी देर तक इस ड्यूरेशन ट्रायल में कितने दिनों तक ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है, साथ साथ में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस ट्रायल में इन्वॉल्व होंगे। ओके, सो ये भी रिटर्न होता है। सो दीज आर दी कंटेंट ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। ये सारे इतने सारे आपके, ये सारा उसमें आपको वर्बली भी बोलना है, ये सब कुछ आपको वर्बली भी बताना है इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस के ड्यूरेशन में, टाइम में, और साथ साथ में आपको ये सब रिटन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में मेंशन करना है। ओके, एंड देन ड्यूली साइन लेना है। एंड ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद, क्वेश्चन पूछने के बाद इफ पेशेंट या फिर जो इंडिविजुअल है एग्री होता है, देन आपको उनसे साइन और डेट लेना है। अगर साइन वो खुद नहीं कर सकते तो उसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको करना होता है। एंड फिर जो आपका रिसर्च टीम का पर्सन है, जो कंसर्न पर्सन है विच इज इन्वॉल्व इन इन्फॉर्म कंसेंट, उसको साइन करना होता है। ओके, सो गॉट एवरीवन, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, तो आप एक मिनट है बेटा, मैं पहले वीडियो को पोस्ट करूँ।